Hi everyone, my name is Shubham Jain. Today we are going to discuss Right to Information Act 2005. Welcome to channel Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपका यूपीएससी ईएसआईसी डीडी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि डेट्स अभी नहीं आई हैं पर नोटिफिकेशन आपकी लास्ट ईयर आ चुकी थी, तो इसलिए आरटीआई से कुछ क्वेश्चंस आपसे पुट किए जाते हैं। तो आज हम एमसीक्यूज देखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज के साथ साथ हम फर्दर एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपका बेसिकली क्यों आया? क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 19 है, हमारे पास राइट है, हमारे पास राइट टू स्पीच है, हमारे पास बोलने का अधिकार है, तो इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लेकर आना पड़ा। तो हम देखेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया, क्यों आया। तो क्वेश्चंस में हम काफी हद तक आरटीआई को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ जी, यस, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। मतलब इन्होंने आपसे इंफोर्समेंट डेट पूछी है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है हमारे। ऑप्शन ए 22 जून 2005, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन सी 15 जून 2005, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2005। तो मुझे 10 सेकंड्स में आंसर बताएं, तो देखते हैं कौन आंसर बताता है। उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हाँ जी, यस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी। इसका राइट आंसर क्या है? बी। तो मुझे आपको आज एक चीज बतानी है। क्या बतानी है? जब आप एग्जाम में बैठते हो तो इन्फोर्समेंट डेट पूछ लेते हैं, पर कभी कभी वो ये भी पूछ लेते हैं कि प्रेसिडेंट ने असेंट कब दी थी, इनेक्टमेंट डेट क्या थी। तो सभी बच्चे इन्फोर्समेंट डेट तो कर जाते हैं, बाकी दो डेट्स को छोड़ जाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तीनों डेट्स को देखना। तो हम देखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो हमारा आंसर था बी था। हमें पता चल गया कि हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था, कब इंफोर्स हुआ था। वो हमारा इंफोर्स हुआ था 12 अक्टूबर 2005। पर जो हमारा बिल पास हुआ था, बिल कौन पास कर रहा है? पार्लियामेंट कर रहा है। जो बिल पास हुआ था वो हमारा हुआ था 15 जून 2005 को। उसके बाद जब हमारा बिल पास होता है, जब हमारा पार्लियामेंट कह देता है ठीक है हम बिल को पास कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट की असेंट जरूरी होती है एक बिल को आपका इन्फोर्स में लेके आने के लिए। तो प्रेसिडेंट ने असेंट दी, तो कौन सी डेट को दी? 22 जून 2005 को। असेंट कब मिली? 22 जून 2005 को। तो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब इन्फोर्स हो गया था? 12 अक्टूबर 2005। तो तीन डेट्स हमने चेक की, तीन डेट्स जो हमने देखी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो इसका राइट आंसर वैसे क्या है? 12 अक्टूबर 2005। पर आपको बाकी दो डेट्स भी देखनी है, कौन कौन सी? असेंट कब दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, और इनेक्टमेंट डेट क्या थी वो भी आपको देखनी है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 replaced with which act? Option A Information Technology Act 2000, Option B Freedom of Information Act 2002, Option C Delimitation Act 2002, या Option D none of the above। 10 सेकंड दे रहा हूं, तो इसका आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर क्या है? हाँ जी, यस, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 रिप्लेस द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। अब मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को हमने डिलीट किया, मतलब उसको रिमूव किया, उसकी जगह हम आरटीआई लेके आए।
रीजन क्या था लेके आने का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? रीजन यही था कि इंसान प्रॉपर तरीके से उनको रिप्लाई मिले, प्रॉपर तरीके से उनको इंफॉर्मेशन मिले, इंसान के साथ जो हमारा आर्टिकल 19 है वो वायलेट ना हो। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारा लेके आए। तो उससे पहले हमारे पास एक एक्ट था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का था, बेसिकली वो पब्लिक इंफॉर्मेशन के ऊपर बार लेके आ रहा था। कोई इंसान इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहा था। उसके बाद हमारे पास फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 आ गया था, पर उसमें भी काफी सारे लैकूनस थे। तो इसलिए हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की जरूरत पड़ी। हम लेके आए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को। तो इसका आंसर क्या था? बी था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया टू फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन? क्वेश्चन है कि एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एज या मैक्सिमम एज क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को अप्लाई करने के लिए? क्या एक बच्चा अप्लाई कर सकता है? क्या एक 70 प्लस का इंसान राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को अंडर अप्लाई कर सकता है आरटीआई? तो ऑप्शंस हैं 18 इयर्स एंड अबव, ऑप्शन बी 45 इयर्स एंड अबव, ऑप्शन सी 16 इयर्स एंड अबव, या ऑप्शन डी नो एज बार। 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। हाँ जी, यस, इसका आंसर क्या होगा? आंसर से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं इस कंसेप्ट की। बेसिकली एक केस हुआ, एक छोटी बच्ची ने केस फाइल किया, आरटीआई फाइल किया, बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर, एक्ट के अंडर आरटीआई फाइल किया। उन्होंने कहा मेरे स्कूल के सामने गार्बेज फेंका जाता है, क्या उनके पास अथॉरिटी है गार्बेज फेंकने की? तो एक बच्ची का इतना दिमाग चला और उसने केस फाइल किया। तो उनका रिप्लाई आया, कहते एक बच्चा तो आरटीआई फाइल नहीं कर सकता, इनकी एज कितनी थी? 11 इयर्स। तो इसके ऊपर इशू रेज हुआ। तो हमारे जो आरटीआई के ऑफिसर थे उन्होंने क्लियर कट बताया, कहती ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है जो एज बार करती है। तो कोई भी एज बार नहीं है आरटीआई फाइल करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो एनी इंडियन सिटीजन कैन फाइल द आरटीआई एप्लीकेशन। कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो 6 साल का है, चाहे वो 10 का है, चाहे वो 20 का है, चाहे वो 70 का है, चाहे वो 100 का है, मैटर नहीं करेगा। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एज लिमिट। तो कोई भी एज ग्रुप का इंसान क्या कर सकता है? आरटीआई फाइल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हमें पता होना चाहिए कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया के कौन है हमारे। हाँ जी, 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। हाँ जी, यस, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर क्या है? बी। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारे कौन है, वो हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ही इज द करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इन्होंने सक्सीड किया था बीमल जुल्का को। मतलब कि उससे पहले हमारे कौन थे? बीमल जुल्का थे, जो सर्व कर रहे थे एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। पर उसके अलावा आपको एक क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारे कौन थे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यह आता है कि हमारे करंट कौन है और हमारे फर्स्ट कौन है। तो आरटीआई में यह क्वेश्चन बनता है और काफी बच्चे नहीं करके जाते। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारे कौन थे? फर्स्ट इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे हमारे वजाहत हबीबुल्ला। तो ये काफी पोस्ट में रहे हैं। वजाहत हबीबुल्ला हमारे आईएएस भी रह चुके हैं।
तो ये जम्मू एंड कश्मीर में भी रह चुके हैं मिनिस्टर, तो काफ़ी कुछ ये रह चुके हैं। तो चलो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे हमारे, वजात हबीबुल्ला। हमारे करंट कौन थे, और उससे पहले जो करंट हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उससे पहले कौन थे। तो तीनों का नाम आपको याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसका आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। हाँ जी, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो हमारे डेज या मंथ्स पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं और ये क्वेश्चंस ही आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन है विद इन हाउ मैनी डेज आफ्टर रिसीविंग अ रिप्लाई ऑन द फर्स्ट अपील, विद इन हाउ मैनी डेज आफ्टर रिसीविंग अ रिप्लाई ऑन द फर्स्ट अपील अ सेकेंड अपील कैन बी फाइल्ड। ये सेकेंड अपील के बारे में पूछ रहे हैं कि सेकेंड अपील आप कब फाइल कर सकते हो। फर्स्ट अपील भी आपकी खत्म हो चुकी है, मतलब फर्स्ट अपील की आपका डिसीजन आ चुका है, अब इन्होंने ये पूछा कि आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो सेकंड अपील कितने दिनों के अंदर अंदर आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, तो फटाफट इसका आंसर बताएं क्या होगा। हाँ जी, यस, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका है ए। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चेक करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, आंसर ए है। पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में सेक्शन भी लिखा है, क्यों, क्योंकि कभी कभी सेक्शन भी पुट किया जाता है कि सेकंड अपील आप कौन से सेक्शन के अंडर फाइल कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या होगा, सेक्शन 19 क्लॉज 3। तो मतलब कि हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि आप सेकंड अपील कब फाइल कर सकते हो, जब आपकी फर्स्ट अपील खत्म हो जाती है, डिसीजन आ जाता है, उसके बाद आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हो, आपके पास राइट है। पर विद इन 90 डेज के अंदर अंदर आपको सेकंड अपील फाइल करनी होगी। देखते हैं क्या बता रहा है, अ सेकंड अपील कैन बी फाइल्ड बिफोर द इंफॉर्मेशन कमिश्नर within 90 days of receiving a reply on the first appeal। और ये हमारा सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 19 क्लोज 3। सेक्शन 19 क्लोज 3 एक बार पढ़ लेते हैं, वो क्या बता रहा है, अ सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन अंडर सबसेक्शन 1, मतलब कि 19 क्लोज 1 हमारा किससे डील कर रहा है, सेक्शन 1 आपका किससे डील कर रहा है, 19 क्लोज 1 आपका किससे डील कर रहा है, फर्स्ट अपील से डील कर रहा है, ऑब्वियस है ना, तभी आप सेकंड अपील डाल रहे हो। तो 19 क्लोज 1 आपका डील कर रहा है फर्स्ट अपील से, 19 क्लोज 3 आपका बता रहा है कि कितने दिनों के अंदर अंदर आप फर्स्ट अपील से सेकंड अपील डाल सकते हो। देखते हैं, अ सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन अंडर सबसेक्शन 1 शैल लाई विद इन 90 डेज, शैल लाई विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव बीन मेड और वाज एक्चुअली रिसीव्ड विद द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर कि 90 डेज के अंदर अंदर आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब आपको रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, 19 क्लोज 3 आपको सेकंड अपील के रिगार्डिंग बता रहा है, 19 क्लोज 1 आपको फर्स्ट अपील के बारे में बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है, द राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन इज एड्रेस्ड टू, किसको एड्रेस करते हैं हम आरटीआई की एप्लीकेशन, एड्रेस भी तो करना पड़ेगा ना एप्लीकेशन कि किसको एड्रेस कर रहे हैं। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन देखते हैं, ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, ऑप्शन ए है हमारा ये, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो 10 सेकंड दे रहा हूं, तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। हाँ जी, यस, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका है डी। इसका आंसर क्या है आपका, डी पब्लिक इंफॉर्मेशन
ऑफिसर, इसका आंसर क्या है? डी है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन इज एड्रेस टू सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ऑब्वियस है, आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अंडर दो हम इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स देखेंगे, एक सेंट्रल का देखेंगे और एक स्टेट का देखेंगे। द नेम एंड द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ऑफिस अलोंग विद द सब्जेक्ट लाइन सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीए एक्ट 2005 शुड बी क्लियरली मेंशन्ड ऑन द एप्लीकेशन। तो नेम और एड्रेस तो आपको क्लियरली बताना ही होगा और कंप्लीट बताना होगा, है ना। उसके बाद सेक्शन 6 आपका इस चीज के साथ डील करता है। सेक्शन 6 हमें बताता है कि किसके पास हम अपना आरटीआई एप्लीकेशन एड्रेस करेंगे। तो सेक्शन 6 बता रहा है, सेक्शन 6 क्या बता रहा है? सेक्शन 6 ऑफ द आरटीआई प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदरवाइज ओपेक पब्लिक अथॉरिटी बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन विद द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑन पेमेंट ऑन ऑफ अ मिनिमल फीस। जब आप आरटीआई फाइल करते हो, ठीक है, इन्होंने बताया कि आप आरटीआई किसके पास फाइल करोगे? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास फाइल करोगे। तो कुछ पेमेंट भी लगती होगी, कुछ फीस भी लगती होगी। तो याद रखना, जो हमारी मिनिमल फीस बता रखी है वो कितनी बता रखी है? 10 रुपीस। कितनी बता रखी है? 10 रुपीस हमारी मिनिमल फीस है। ये चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। मैं ये रीजन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा, फीस के रिगार्डिंग आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्यों देखा कि आरटीआई जब आप फाइल करते हो तब कितनी फीस है, ठीक है। तो तब है फीस 10 रुपीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा क्या है। तो इसका आंसर सभी को पता चल गया क्या है? तो इसका आंसर क्या था? हमारा डी था, ठीक है। तो किसको आप एड्रेस करते हो आरटीआई? आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस करते हो। चलो, फीस से रिलेटेड ही आपका एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द फी पेड बाय एन इंडियन नेशनल टू फाइल अ फर्स्ट अपील? व्हाट इज द फी पेड बाय एन इंडियन नेशनल टू फाइल अ फर्स्ट अपील? मतलब कि फर्स्ट अपील के लिए क्या आपकी कोई फीस लगती है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शंस है ए ₹10, ऑप्शन बी ₹50, ऑप्शन सी ₹20 या फिर नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी हमारा। तो 10 सेकंड्स दे रहा हूं, फटाफट बताएं इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, यस, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है नन ऑफ दी अबव। मतलब जब आप आरटीआई फाइल कर रहे हो तब आपके पैसे लगेंगे 10 रुपीज। फोटोस्टेट के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, वो अलग चीज है, पर हम बात कर रहे हैं फीस की। पर फर्स्ट अपील डाल रहे हो आप, तब आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, बट विद इन लिमिटेशन पीरियड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो, एग्जाम्पल देता हूं, आपको रिप्लाई नहीं आया। आपको क्या नहीं आया? रिप्लाई नहीं आया। तो आप विद इन 30 डेज आप आरटीआई की अपील कर सकते हो। तो आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी फर्स्ट अपील होगी, ठीक है। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? एनी इंडियन नेशनल कैन फाइल अ फर्स्ट अपील फ्री ऑफ कॉस्ट इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 days और इन केस ऑफ अनसेटिस्फाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। तो ऑब्वियस है, आप अपील कब कब डालोगे? या तो आपको आंसर प्रॉपर्ली नहीं मिला, रिप्लाई प्रॉपर्ली नहीं मिला, या फिर आपका रिप्लाई आया ही नहीं, है ना, तब आप डालोगे। इट इज टू बी नोटेड दैट a sum of ₹10 to be paid by the applicant to file an RTA application। जब आप RTA एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तब तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तब कितने देने पड़ेंगे? 10 रुपीज, ठीक है। तो ये था हमारा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ जी, याद रखना, एक चीज बता रहा हूं, जो भी हमारे एक्ट्स होते हैं या फिर हमारे कोड होते हैं, उनका प्रीएम्बल होता है।
हम हमेशा ये सोचते हैं कि प्रियम्बल हमारे पास सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमनली रिजॉल्व्ड, है ना, वो पूरा का पूरा प्रियम्बल हम देखते हैं। तो वो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही हम सोचते हैं कि प्रियम्बल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। ये चीज़ गलत है। प्रियम्बल आपका हर एक एक्ट में होता है। जब भी हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती लॉ में, जब हमें पता है कि ये प्रोविज़न क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है या नहीं कर रही, क्या ये प्रोविज़न डिफरेंट है या नहीं है, क्या ये प्रोविज़न इसमें होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट से वायलेट कर रही है नहीं कर रही, तो हम सीधा प्रियम्बल चेक कर लेते हैं उस एक्ट का, तो हमें समझ आ जाता है कि एक्ट क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 क्या हमें बता रहा है? क्वेश्चन 8 है द प्रियम्बल टू द आरटीआई एक्ट states that transparency of information is vital to। प्रियम्बल की बात की है इसमें, याद रखना। फर्स्ट ऑप्शन इरेडिकेट करप्शन, ऑप्शन बी कंटेन करप्शन, ऑप्शन सी प्रमोट करप्शन, ऑप्शन डी मेजर करप्शन। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शंस हैं, 10 सेकंड्स दे रहा हूं, बताएं इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, यस, इसका आंसर होगा बी कंटेन करप्शन। इसका आंसर बी क्यों होगा, चेक करते हैं। द प्रियम्बल टू द आरटीआई एक्ट स्टेट्स दैट इन्फॉर्म सिटीजन एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज वाइटल टू कंटेन करप्शन। बताता हूं क्या है। देखो, हमारा ऑप्शन ए था, क्या था? इरेडिकेट करप्शन, कहते करप्शन को खत्म कर देना एक अलग चीज होती है। पर सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूं, अब डिपार्टमेंट में करप्शन है। अब करप्शन कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही, वो तो अंदर के लोगों को पता है ना। पर हमारे पास पहले कोई राइट नहीं था पता करने का कि पब्लिक डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है। अगर कोई पोस्ट किसी को पोस्ट में रखा गया है पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, तो कैसे रखा? अगर किसी से चार्जेस लिए, क्यों लिए, कैसे लिए, कितने चार्जेस हैं, कई बार हमें पता नहीं होता। हमसे वो 1000 रुपये ले रहे हैं, सपोज करो 1000 रुपीज उन्होंने ले लिया, पर हमें नहीं पता था कि वो 1000 किस चीज के लिए ले रहे हैं। आप आरटीआई डालो, रिप्लाई मिलेगा। इससे क्या होगा, जो करप्शन है आपकी वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा मेन मोटिव क्या था आरटीआई लेके आने का, कि जो हमारे सिटीजन हैं उनको हर एक इंफॉर्मेशन मिले, ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंट हर एक चीज हो, कि जो डिपार्टमेंट में हो रहा है, पब्लिक अथॉरिटी में हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो ऑब्वियस है हमारे पास कुछ चीजें हैं, कई जगहों में हम कई जगहों में हम आरटीआई फाइल करके इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, वो हमारी एग्जेम्पशंस हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, पर ज्यादातर आप आरटीआई फाइल करके पता करवा सकते हो कि क्या क्या डिपार्टमेंट में हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, आपको उस इंफॉर्मेशन का रिप्लाई दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरटीआई एक्ट में, अंडर आरटीआई एक्ट, क्वेश्चन में पढ़ता हूं पहले। अंडर आरटीआई एक्ट द लैंग्वेज ऑफ एन एप्लीकेशन में बी इन। कौन कौन सी लैंग्वेज में आपका आरटीआई आप फाइल कर सकते हो? ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी रीजनल लैंग्वेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका मैं बताऊंगा क्या आंसर होगा। तो रीजनल लैंग्वेज क्या होती है आपको ये बता देता हूं। हर एक स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज हो सकती है। जैसे पंजाब की क्या है? पंजाबी। ठीक है, हरियाणा की क्या है? हिंदी। तो इस तरीके से हर एक स्टेट की अपनी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। तो 10 सेकंड दे रहा हूं, इसका आंसर बताएं क्या होगा। हाँ जी, यस, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आप कोई भी लैंग्वेज में आरटीआई फाइल कर सकते हो।
तो ये हमें कौन सा सेक्शन बता रहा है, सेक्शन 6 क्लोज 1 आरटीआई एक्ट का बता रहा है, अ रिक्वेस्ट मे बी मेड इन इंग्लिश और हिंदी और इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, मतलब कि रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। पर अब हिमाचल में सपोज करो काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, 100 तरह की लैंग्वेजेस हैं, तो तो जो हिमाचल में जो लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कर रखी है हिमाचल की, तो वही लैंग्वेज यूज होगी। ठीक है, अब तो ऐसे क्या होगा, टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। कैसे, सपोज करो एक विलेज है करसोग हिमाचल में, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल ही डिफरेंट है हिमाचल से, अपर हिमाचल की डिफरेंट है, लोअर हिमाचल की डिफरेंट है लैंग्वेज, है ना। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया, कुछ और ही लिखना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, पहले करसोग से एक इंसान लेके आएंगे, वो ट्रांसलेट करेगा, कितना ज़्यादा वो हो जाएगा। तो कहते हर एक स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे पंजाब की पंजाबी है, तो पंजाबी में एक इंसान आरटीआई फाइल कर सकता है, उसको रिप्लाई भी आ जाएगा। ठीक है, अब पंजाब में सपोज करो कोई एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप है, उसकी बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज है, कहीं और है ही नहीं, वो ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं है, आप उसमें आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का याद रखना। ठीक है, मतलब जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है ऑब्वियस है, वो ज़्यादातर सारी की सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कम्स अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई। मतलब कि कौन कौन सी बॉडीज हमारी इसके अंडर आरटीआई के अंडर फॉल करती हैं, जो मैंने ऑप्शंस में आपको दे रखा है। ऑप्शन ए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ऑप्शन बी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ऑप्शन सी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आपको बताना है कि 1 ए एंड सी आपका इसके अंडर फॉल करता है आरटीआई के अंडर या नहीं करता, ऑप्शन बी एंड सी फॉल करता है या नहीं करता, ऑप्शन 3 बी एंड ए फॉल करता है, मतलब आरटीआई की बॉडी के अंडर फॉल करता है या नहीं करता, या ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव, मतलब चारों ही आपके आरटीआई की परव्यू के अंडर फॉल करते ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो मुझे आंसर बताएं, 10 सेकंड्स दे रहा हूं आपको। हाँ जी, यस। हाँ जी, यस, आंसर चेक करते हैं, एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं क्या है। इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। तो हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेकंड शेड्यूल लिख लें, ये कौन सा शेड्यूल, सेकंड हाँ जी, सेकंड शेड्यूल में हमें बता रखा है कि कौन कौन सी हमारे डिपार्टमेंट्स आपका आरटीआई के अंडर नहीं आते। तो ये हमें टोटल 22 बॉडीज के नाम बता रखे हैं। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पशन दे दिया है। एक बार चेक करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट हमारे आरटीआई के अंडर फॉलो नहीं करते। सबसे पहला है हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेकंड रॉ जिसे हम बोलते हैं, थर्ड डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, फोर्थ सेंट्रल इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो, फिफ्थ डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, सिक्स्थ एनसीबी, सेवंथ एविएशन रिसर्च सेंटर, एट्थ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, नाइन्थ बीएसएफ, 10th सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, 11th इंडो गार्ड्स, 14th असम राइफल्स, 15th शास्त्र सीमा बल, 16th डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स, 17th नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 18th फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, 19th स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, 20 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 21 बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड, 22 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट।
तो आपको ये सारे के सारे एक बार पढ़ने हैं, लिख लेना, पेन डाउन कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसी क्वेश्चंस में आप हमारे मार्क्स डिलीट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।